नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज तीसरे लेक्चर में एआई के जुड़े हैं और पिछले क्लासेस में जो पढ़े थे वहीं से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक आपको याद होगा, हम लोगों ने पिछले क्लासेस से पढ़ा था सब डोमेन्स ऑफ एआई, यानी एआई के कौन कौन से डोमेन्स हैं। मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था कि सब डोमेन्स ऑफ एआई। इस सब डोमेन्स ऑफ एआई में हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया था। तो पहला क्लासिफिकेशन जो हमारे पास था वो था डीएल, जिसको हम लोग कह रहे थे डीप लर्निंग। दूसरा क्लासिफिकेशन जो था वो हमारे पास था एनएलपी, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तीसरा जो हमारे पास था वो था एमएल, जिसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग। और चौथा क्लासिफिकेशन जो हमारे पास था उसको हम लोग कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। पांचवा क्लासिफिकेशन जो था उसे हम लोग कहते हैं सीवी, कंप्यूटर विजन। अब इस एमएल को हम लोग चार तरीके से क्लासिफाई कर रहे थे। माफी चाहते हैं, इस एमएल को हम लोग चार तरीके से क्लासिफाई कर रहे थे। यहाँ लिखना था कौन कौन सा वो क्लासिफिकेशन था। पहला क्लासिफिकेशन जो था उसे हम लोग कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन था इसे हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तीसरा क्लासिफिकेशन जो था हम उसे कहते हैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग। री इन्फोर्समेंट लर्निंग। और चौथा क्लासिफिकेशन जो था वो था सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब बात यही थी कि हमें इन सब के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो फिलहाल अभी शुरुआत करेंगे हम वो एक इसी के नए डोमेन, इसी के नए सब डोमेन यानी एमएल से करेंगे। एमएल थोड़ा जानना आवश्यक है, फिर बाकी चीज़ों पे भी हम चलकर आएंगे। तो आइए बात हम एमएल की करते हैं। एमएल क्या होता है? तो जैसा मैंने आपको बताया है, एमएल का मतलब होता है मशीन लर्निंग। एमएल का मतलब होता है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग से आप क्या समझते हैं? आपके लिए मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि एक मशीन जो होता है एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है। अ मशीन लर्न्स थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, जब एक मशीन एक्सपीरियंस के थ्रू सीखे तो उसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग। इसमें होता क्या है? तो मशीन लर्निंग में जो एल्गोरिदम्स होते हैं, एल्गोस जो हम यूज करते हैं, एल्गोरिदम्स फाइंड पैटर्न, ये पैटर्न को पहचानते हैं, फाइंड पैटर्न एंड लर्न टू मेक predictions and recommendations। यानी जो एल्गोरिदम होता है उस एल्गोरिदम के आधार पर ये सारे पैटर्न्स को पहचानते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि जो एनालिसिस होता है एमएल में वो कितने तरीके का होता है? टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स फॉर मशीन लर्निंग। अगर टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स की बात करें मशीन लर्निंग में कितने तरीके हैं एनालिसिस के, तो तीन तरीके हैं। कौन कौन सा? पहला तरीका जो है उसे हम कहते हैं डेस्क्रिप्टिव। दूसरा तरीका जो है उसे हम बोलते हैं प्रेडिक्टिव।
और तीसरा तरीका जो है उसको हम लोग कहते हैं प्रेस्क्रिप्टिव। यानी इन तीन तरीकों से हम क्या करते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं एमएल में। अब वो क्या है, कैसे है, तो आइए हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें, तो डिस्क्रिप्टिव मोड जो है सबसे ज्यादा यूज होता है। डिस्क्रिप्टिव मोड जो है सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। कहाँ पे, तो इंडस्ट्रीज में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूज्ड हेवीली अक्रॉस इंडस्ट्रीज। यानी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मोड है वो डिस्क्रिप्टिव मोड है। डिस्क्रिप्टिव मोड में क्या होता है, तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, बार ग्राफ के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक तरीके का डेटा हो गया, ये जो था ये दूसरे तरीके का डेटा हो गया, और ये जो है वो तीसरे तरीके का डेटा हो गया। यहाँ पर आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि तीन तरीके का डेटा था, तीनों तरीके को मान लेते हैं, इसको एक्स टाइप का था, ये वाई टाइप का था, ये जेड टाइप का था। तीनों को अलग अलग जगह पर हम लोगों ने सेव कर रखा है, या तीनों को अलग अलग जगहों पे सेव करने के अलावा हमने डिस्क्राइब करके रखा है कि ठीक है ये एक पर्टिकुलर टाइप का है, दूसरा पर्टिकुलर है, तीसरा पर्टिकुलर कंसर्न का है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हमारे पास एक प्रेडिक्टिव टाइप ऑफ डेटा होता है। प्रेडिक्टिव क्या होता है, तो प्रेडिक्टिव का मतलब नाम ही समझ में आता है कि ये प्रेडिक्शन करेगा। प्रेडिक्शन का मतलब होता है ये बताएगा व्हाट विल हैपन, प्रोबेबिलिस्टिक होता है ये। तो यहाँ पर आप इसके बारे में जानना चाहें या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एंटीसिपेट्स व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला है इसके बारे में आपको पता चलेगा। यानी कहा जाए तो ये प्रोबेबिलिस्टिक होता है। इसे ग्राफ के माध्यम से समझना हो तो कैसे समझ सकते हैं, तो मान लीजिए कि ये एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये प्रोबेबिलिस्टिक का है, ये एक तरफ का डेटा हो गया, ये दूसरे तरीके का डेटा हो गया। यानी प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है यहाँ पर कि जो डेटा कलेक्शन है उससे क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, यहाँ पर वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो था प्रेस्क्रिप्टिव था। प्रेस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि आपको पता है कि गोल अचीव करना है एक। प्रेस्क्रिप्टिव है तो मान लीजिए प्रेस्क्रिप्टिव में आपको पता होता है, ठीक है। प्रेस्क्रिप्टिव में आपको पता है कि इस गोल ये आपका गोल है, यहाँ तक पहुँचना है। तो इस गोल तक आप कैसे पहुँचेंगे, इस गोल तक आप कैसे पहुँचेंगे, ये जो बताने का काम होता है वो प्रेस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ डेटा करता है। यानी ये रिकमेंडेशंस देता है हाउ टू अचीव अ गोल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट प्रोवाइड्स recommendations on what to do so that a goal can be achieved. आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बात करता है वो डीएल का है। यानी डीएल का मतलब हो गया डीप लर्निंग।
अभी जो हम बात कर रहे थे वो मशीन लर्निंग की बात कर रहे थे, ठीक है। डीप लर्निंग में क्या होता है कि डीप लर्निंग में हम ये कोशिश करते हैं कि मशीन के अंदर न्यूरल नेटवर्क बनाया जाए। न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि जैसे हम इंसानों के अंदर नर्वस सिस्टम होता है, जैसे हम इंसानों के अंदर नर्वस सिस्टम होता है, ठीक उसी तरीके से अगर नर्वस सिस्टम कंप्यूटर के अंदर बना दिया जाए तो कंप्यूटर खुद ब खुद समझ पाएगा और डिसीजन ले पाएगा। यानी कहा जाए तो एक ऐसा दौर होगा जो ASI के अंदर आएगा। ASI का मतलब आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही की थी। अगर आप नहीं जानते हैं, नए हैं, तो प्लेलिस्ट से पहला वीडियो देखिएगा, वहां पे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में मैंने बताया था। ये टर्म वहीं से संबंधित है। तो खैर, डीप लर्निंग में क्या होगा कि वहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स होंगे, और न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करेंगे, नर्वस सिस्टम की तरह काम करेंगे, जहाँ मशीन खुद से अपना डिसीजन ले सकता है। तो डीप लर्निंग की अगर बात करें तो आप लिख सकते हैं कि फोकसेस ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। फोकसेस ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो किस पे आधारित है, इंसान के ब्रेन पे आधारित है, which is based on how the brain is built and how it works. इसमें क्या होता है कि डीप लर्निंग में मशीन हैंडल्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, needs less processing, कम प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, and gives accurate results and gives accurate results and gives accurate results। यानी यहाँ पर मशीन सीखता है, सीखने के बाद एक्यूरेट रिजल्ट भी देता है। अगर हम बात करें इसमें, तो इट इज अ वे टू टीच अ कंप्यूटर is a way to teach a computer model to run classification algorithm, to run a classification algorithm, ठीक है, based on images, text, sound, ठीक है। तो एक आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम क्या होता है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले जैसे हम बता रहे थे, सब डोमेन्स ऑफ एआई में अलग अलग डोमेन्स होते हैं, तो हर डोमेन के लिए हम एक एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो कौन कौन से एल्गोरिदम होते हैं हम उनकी बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ डीप लर्निंग क्या होता है। तो डीप लर्निंग जो है वो फोकस करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाने पे। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, कैसा होता है, तो ये इंसान की ब्रेन की तरह होता है, जहाँ पर एक मशीन जो है खुद से सोच पाएगा, खुद से सारा डिसीजन ले पाएगा, खुद से डिसीजन लेने लगेगा। तो हम इसको क्लासिफाई करेंगे आर्टिफिशियल
सुपर इंटेलिजेंस के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आने के बाद मशीन को लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी बहुत सारा डेटा होगा, उसकी प्रोसेसिंग वो खुद कर लेता है, ठीक है। और प्रोसेसिंग करने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो एक एक्यूरेट रिजल्ट या एक करेक्ट आउटपुट भी जनरेट कर सकता है, और करता है इनफैक्ट, ठीक है। इस चीज़ को करने के लिए एक हम लोग एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। वो कौन सा एल्गोरिदम है? उसको हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के अलावा और भी एल्गोरिदम्स हैं, हम उनकी बात करेंगे। वैसे हम यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहेंगे, आने वाले टॉपिक्स में हम इसको और पढ़ेंगे। जब डीप लर्निंग की बात करते हैं ना, तो मशीन के अंदर दो चीज़ों का डेवलपमेंट ज़रूरी करना होता है। पहला तो मैंने आपसे बताया कि वो है ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे लिखा है ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसके अलावा दूसरा एक और टर्म होता है जिसको हम और आप जानते हैं CNN के नाम से। CNN के नाम से इसको कहते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अब ये कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ये एक टॉपिक है जिसके बारे में आने वाले क्लासेस में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए एक ही जगह अगर सब कुछ आप लिख लेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए आवश्यकता है कि टॉपिक वाइज हम लोग उसको देखते चलेंगे। और परेशान भी नहीं होना है, आप विश्वास मानिए, एग्जाम से पहले आपका सिलेबस हम खत्म करवा देंगे। और उससे पहले आपको बता दें कि एग्जाम से पहले हम आपका रिवीजन भी एक बार करवा देंगे। तो आप आराम से पढ़ते चलिए, वीडियोस का नोट्स बनाते चलिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और बताइए। आप हमें ये भी बताइएगा कि क्या आप C++, जिसको कंप्यूटर साइंस का पेपर के नाम से दिया गया है, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस पे भी वीडियो चाहते हैं, तो ज़रूर आप इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब क्या होता है कि जब आप एक मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हैं तो वो मशीन नहीं रह जाता है, उसको हम लोग एजेंट के नाम से जानते हैं। आई रिपीट, जब एक मशीन इंटेलिजेंट हो जाता है, इंटेलिजेंट का मतलब कि उसके अंदर इंसानों की तरह ब्रेन आ जाएगा, वो आसपास से चीज़ों को सेंस कर सकता है, समझ सकता है, सेंस करने के बाद काम कर सकता है, तो फिर वो मशीन नहीं, AI की भाषा में एजेंट कहलाता है। तो एजेंट क्या होता है? तो एजेंट के लिए आप लिख सकते हैं कि इट इज एन एंटिटी that perceives its environment, यानी अपने एनवायरमेंट को देखता है, समझता है। कैसे? थ्रू सेंसर्स एंड एक्ट्स ऑन द ऑन एनवायरमेंट थ्रू एक्चुएटर्स, ठीक है। यानी वो सेंसर्स के थ्रू समझता है और उस एक्चुएटर्स के थ्रू वो काम करके दिखाता है। अब आपके मन में ये हो कि सर एक्चुएटर क्या होता है, ठीक है, तो उस एक्चुएटर के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके अलावा आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर जो हम लोग इनपुट देते हैं मशीन को, या जो इनपुट देते हैं एजेंट को, वो कैसे देते हैं? तो आपको पता है कि हम जो भी इनपुट देते हैं मशीन को वो सेंसर के माध्यम से देते हैं, और वही इनपुट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं परसेप्ट, उसको हम लोग कहते हैं परसेप्ट, उसको हम लोग कहते हैं परसेप्ट। परसेप्ट क्या होता है?
तो आप याद रखेंगे इट इज एन इनपुट टू द एजेंट। एजेंट को जो इनपुट दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं परसेप्ट। एजेंट को आप इनपुट कैसे देते हैं? थ्रू इट्स सेंसर। तो इट इज एन इनपुट टू द एजेंट थ्रू इट्स सेंसर्स। ठीक है, कब देते हैं? तो एक समय दौरान, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई होप कि समझ पा रहे हैं आप लोग। इट इज सफिशिएंट एनफ टू मेक some sense from the input। ठीक है, अब क्या होता है कि परसेप्ट का मतलब आप समझ गए कि जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं मशीन को, जिसके आधार पे वो सेंसर से समझता है और अकॉर्डिंगली काम करके हमें आउटपुट दिखाता है। हो सकता है कि आप एक के साथ कई सारे इनपुट्स दे दें। तो जब आप बहुत सारे इनपुट्स इकट्ठे देते हैं तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनकर आता है जिसे हम लोग कहते हैं परसेप्ट सीक्वेंस। इसको हम लोग कहते हैं परसेप्ट सीक्वेंस। परसेप्ट सीक्वेंस क्या होता है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ परसेप्ट, कलेक्शन ऑफ परसेप्ट इन अ sequence। collection of percept in a sequence is called percept sequence, is called percept sequence। इससे क्या होता है? इससे ये फायदा होता है, जो एजेंट है वो एक्शन ले सकता है। इट अलाउज द एजेंट टू इनिशिएट सम एक्शन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है अब कि परसेप्ट क्या होता है, परसेप्ट सीक्वेंस क्या होता है, एजेंट क्या होता है। जो भी एंटिटी है वो आसपास के एनवायरनमेंट से जो सीखती है, काम करती है, उसको हम लोग बोलते हैं एजेंट। जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको क्या बोलते हैं? परसेप्ट। और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं परसेप्ट सीक्वेंस। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर हम एजेंट्स की बात करें तो एजेंट्स दो तरीके के होते हैं, या एजेंट्स को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। कौन कौन से होते हैं, आइए हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा आपसे कि भैया एजेंट्स या एजेंट्स को डिफाइन करने का कितना तरीका है? दो तरीका है। तो कौन कौन से हैं? देयर आर टू वेज ऑफ डिफाइनिंग एन एजेंट। दो तरीका है। कौन कौन सा? पहला तरीका जो है उसको हम लोग बोलते हैं एस्क्रिप्शन। पहला तरीका जो है उसको हम लोग बोलते हैं एस्क्रिप्शन। और दूसरा तरीका जो है उसको हम लोग बोलते हैं डेस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन और दूसरा तरीका है डेस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज। अब आपके मन में होगा कि एस्क्रिप्शन क्या होता है? तो एस्क्रिप्शन का मतलब होता है द एक्सपेक्टेशन एंड पॉइंट ऑफ व्यू regarding
एन एजेंट, तो हम उसे क्या कहते हैं, एस्क्रिप्शन कहते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, तो एजेंट के अंदर आप कौन कौन से प्रॉपर्टीज चाहते हैं, द प्रॉपर्टीज दैट आर expected to be present in an agent। यानी एक एजेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज आप चाहते हैं कि प्रेजेंट रहे, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आप चाहते हैं कि डेटा साइंस, कंप्यूटर सीसी प्लस या कंप्यूटर साइंस के नाम से जिसे हम जानते हैं उस पर भी वीडियोस बने, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आप विश्वास रखिए, हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। नेक्स्ट, यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि भाई इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, इंटेलिजेंट एजेंट हम किसे कहते हैं, इंटेलिजेंट एजेंट हम किसे कहते हैं। तो अगर आप एक एजेंट को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो उसमें दो पार्ट्स की आवश्यकता होती है। तो आप लिख सकते हैं टू पार्ट्स आर required, two parts are required to make an agent intelligent। ठीक है, दो पार्ट्स की आवश्यकता होती है। पहला पार्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं हार्डवेयर डिवाइस with sensors and actuators, जिसमें कि वो एजेंट रहेगा। तो इन विच दैट एजेंट विल रिसाइड, पहला। दूसरा जो हमारे पास होता है, दूसरा रिक्वायरमेंट जो है एजेंट को इंटेलिजेंट बनाने के लिए, वो है एक प्रोग्राम, यानी एन एजेंट प्रोग्राम टू कन्वर्ट और मैप द परसेप्ट्स इनटू एक्शन, द परसेप्ट्स इनटू एक्शन। क्लियर है? आई होप कि इस चीजों को समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब एजेंट आता है तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टास्क एनवायरनमेंट, यानी वो क्या काम करेगा। इसी टास्क एनवायरनमेंट को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें सारे प्रॉब्लम्स हो और ये माना जाए कि उन सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी एक एजेंट के पास होगा। तो ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स हों उनको हम लोग कहते हैं टास्क एनवायरनमेंट और प्रॉब्लम एनवायरनमेंट, पहली बात।
दूसरी बात कि उस प्रॉब्लम एनवायरनमेंट का सल्यूशन जो है वो देने के लिए हमारे पास कौन होता है, तो एक एजेंट होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं द एनवायरनमेंट which includes all the elements of a problem and it is believed that the agent will have solution for it, will have solution for it। ठीक है। अब टास्क एनवायरनमेंट को सेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं या एक स्पेसिफिक पैरामीटर होता है। उसी पैरामीटर को हम लोग जानते हैं पेस के नाम से, PEAS, पेस। ये क्या होता है, तो ये होता है द स्टैंडर्ड सेट ऑफ पैरामीटर्स फॉर specifying a task environment। उसको हम लोग जानते हैं PS के नाम से। PS का फुल फॉर्म क्या हो गया, P का मतलब हो गया परफॉर्मेंस, E से होता है एनवायरनमेंट, A से होता है एक्चुएटर और S से होता है सेंसर। यानी एक टास्क एनवायरनमेंट में इन सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है, परफॉर्मेंस की, एनवायरनमेंट की यानी प्रॉब्लम एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स की और सेंसर्स की। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग एजेंट को 6 तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। किस बेसिस पे ग्रुप करेंगे, तो इट कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ परसीव्ड इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटी। कितना परसीव करता है उसके आधार पर हम लोग एजेंट्स को 6 तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझेंगे, एजेंट्स कैन बी grouped into 6 classes based on their degree of perceived intelligence and capability। कौन कौन सा है, तो पहला जो एजेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं SR एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो SR का फुल फॉर्म हो गया सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। दूसरा जो हमारे पास होता है हम लोग उसको कहते हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। तीसरा जो होता है हम लोग उससे कहते हैं गोल
बेस्ड एजेंट्स, गोल बेस्ड एजेंट्स। तीसरा हो गया, चौथा हो गया हमारे पास। जो चौथा होता है हम उसे कहते हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। पांचवा हो गया स्टिमुलस रेस्पॉन्स एजेंट्स। स्टिमुलस, ये स्पेलिंग गलत हो गया है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। स्टिमुलस रेस्पॉन्स एजेंट्स। और आखिरी जो हमारे पास बनता है ये है लर्निंग एजेंट्स। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताइएगा। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए, और आप ज़रूर बताइए कि और किस टॉपिक पे आप हमसे डेटा या क्वेश्चंस चाहते हैं। क्या आप डेटा साइंस पे क्वेश्चन चाहते हैं, लेक्चर्स चाहते हैं, या कंप्यूटर साइंस पे चाहते हैं? ज़रूर बताइएगा, हम आपकी सेवा ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे अहेड।